जय हिंद साथियों। आज हम लोग घटना चक्र दृष्टि जो आई वाली घटना चक्र है जिसमें ईयरली करंट अफेयर्स दिए हुए हैं उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बैकग्राउंड में भी देखेंगे क्या क्या चीज़ें रेलेवेंट होती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे तो कई पार्ट्स में कवर होगा। ये पार्ट 1 है। आगे आने वाले टाइम में हम लोग धीरे धीरे करके सारे पार्ट्स लाएंगे जिससे करंट अफेयर्स की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाए। शुरुआत करते हैं वन लाइनर से। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च टू एम्पावर विमेन एंड फाइट माल न्यूट्रिशन थ्रू डेयरी कॉपरेटिव्स। डेयरी कॉपरेटिव्स किससे रिलेटेड होता है? तो डेयरी कॉपरेटिव्स मिल्क से रिलेटेड होता है, दूध से रिलेटेड होता है ना। और दूध किससे रिलेटेड है? दूध रिलेटेड है, दूध कौन से क्रांति से रिलेटेड है या कौन से रिवोल्यूशन से रिलेटेड है? तो दूध रिलेटेड है व्हाइट रिवोल्यूशन से। तो ये बात आप याद रखिएगा, व्हाइट रिवोल्यूशन 2.0। ठीक है, तो बताइए व्हाइट रिवोल्यूशन 1.0 कब आया था और किसकी याद में व्हाइट रिवोल्यूशन को सेलिब्रेट किया जाता है, या कौन फादर थे, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जानने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वुमेन को एम्पावर करने के लिए और माल न्यूट्रिशन को फाइट करने के लिए डेयरी कोऑपरेटिव्स की मदद ली जाएगी। किसमें? व्हाइट रिवोल्यूशन 2.0 में। ठीक है, व्हाइट रिवोल्यूशन 2.0 में, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूछ रहा है आपसे, हु लॉन्च स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑन व्हाइट रिवोल्यूशन 2.0 एंड कॉपरेशन अमंग कॉपरेटिव्स। ठीक है, तो ये कॉपरेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के मिनिस्टर कौन है? तो अमित शाह जो है हमारे, अमित शाह साहब, वो क्या है? वो कॉपरेशन मिनिस्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के क्या है? वो हेड है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि व्हाइट रिवोल्यूशन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के मिनिस्टर जो होंगे उन्होंने लॉन्च किया होगा। मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी हैं। बढ़ते हैं आगे, विच ग्लोबल इवेंट विल इंडिया होस्ट फ्रॉम 5th to 9th फरवरी 2025 टू बूस्ट इट्स मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और मीडिया इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए इंडिया कौन सी ग्लोबल इवेंट होस्ट करेगी? तो इंडिया वेव्स समिट होस्ट करेगी। ठीक है, वेव्स समिट होस्ट करेगी, याद रखिएगा, वेव्स समिट होस्ट करेगी। ठीक है, कौन सा समिट? वेव्स। ठीक है, मीडिया में वेव्स है, एंटरटेनमेंट में वेव्स होती है, तो वेव्स समिट। ठीक है, आप ये बताइए कौन सा वेव समिट इंडिया में होस्ट किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं, हु लॉन्च मार्गदर्शिका फॉर द फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ न्यू एम्पैक्स डेयरी एंड फिशरिंग कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा? ये कोऑपरेटिव से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री कोऑपरेटिव से कौन है? अभी हमने देखा था अमित शाह जी है, तो अमित शाह जी ने मार्गदर्शिका लॉन्च की है। ठीक है, तो आपसे उल्टा पूछ सकता है कि मार्गदर्शिका क्या है। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है, तो हमको ये भी याद रखना है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, इनसे और कौन से पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं मार्गदर्शिका किसने लॉन्च किया है? तो मार्गदर्शिका जो है मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, एम्पैक्स डेयरी एंड फिशिंग कोऑपरेटिव स्ट्रेंथन किया जाएगा। कितने? 2 लाख। ठीक है, फिगर याद रखना है, देखना है कि मार्गदर्शिका स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड है। तो मार्गदर्शिका क्या हो करेगी? तो 2 लाख नए एम्पैक्स जो हैं डेयरी और फिशिंग कोऑपरेटिव जो हैं उनको क्या करेगी? उनको स्ट्रेंथन करेगी। ठीक है, फिर से देखिए क्या करेगी एम्पैक्स, क्या करेगी ये मार्गदर्शिका? तो मार्गदर्शिका स्ट्रेंथन करेगी एम्पैक्स को, एम्पैक्स को करेगी। ठीक है, एम्पैक्स को करेगी, डेयरी को करेगी और फिशरिंग कोऑपरेटिव्स को करेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और साथ ही साथ ये याद रखना है कि मार्गदर्शिका इसका नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। ये 18 सितंबर 2024 का कहीं न्यूज़ का है। तो ये पूछा जा रहा है आपसे, which scheme is designed to foster innovation, promote bio-entrepreneurship, and strengthen India's position as global leader in biomanufacturing and biotech? ठीक है, तो कौन सी ऐसी स्कीम लॉन्च की जा रही है जिसमें इनोवेशन पे ध्यान दिया जाएगा, बायो एंटरप्रेन्योरशिप पे ध्यान दिया जाएगा, और इंडिया की पोजीशन एज अ ग्लोबल लीडर इन बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में बूस्ट की जाएगी। ठीक है, तो इसके पहले बायो तो होगा ही। ठीक है, बायो तो हो गई, बायो के बाद क्या है? राइट, बायो राइट। ठीक है, बायो राइट, याद रखिएगा, बायो राइट। ठीक है, हो सकता है आपसे बायो केयर पूछ लें, बायो एथिक्स बोल दें, मतलब आपके ऑप्शंस में बायो केयर बोल दें, बायो इम्प्रिंट बोल दें, बायो सपोर्ट बोल दें, तो आपको याद रखना है, कहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका नाम है बायो राइट। ठीक है, इसका क्या नाम है? बायो राइट नाम है। ठीक है, इसका नाम बायो राइट है। आगे चलते हैं, तो ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन है, इन्होंने लॉन्च किया है, इन्होंने कौन सी नई फेलोशिप लॉन्च की है? टू एनकरेज राइटिंग एंड क्रिएटिव टैलेंट्स। ठीक है, तो ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने कौन सी नई फेलोशिप लॉन्च की है राइटिंग और क्रिएटिव टैलेंट्स को सपोर्ट करने के लिए? तो इसका नाम होगा विकसित भारत फेलोशिप प्रोग्राम। ठीक है,
विकसित भारत फेलोशिप प्रोग्राम, विकसित भारत फेलोशिप प्रोग्राम। आपसे उल्टा पूछ सकते हैं विकसित भारत फेलोशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने ये काम किया है, ये फेलोशिप लॉन्च की गई है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछा जा रहा है विच इंस्टीट्यूट हैज अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस। ठीक है, तो कौन से इंस्टीट्यूट ने अनाउंस किया है या कौन से इंस्टीट्यूट डेवलप करेगा इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस, जो एनर्जी होती है ओशन में उनको पूरा मैप करने के लिए, पूरा एटलस बनाने के लिए उनकी किस इंस्टीट्यूट ने ये अनाउंस किया है कि वो ऐसी चीज डेवलप करेंगे ऑफ इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आप बताइए इंडिया की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की लिमिट क्या है, ठीक है, नॉटिकल माइल्स में, ये बताइएगा आप, ये आप एक्स्ट्रा बताइएगा कि इंडिया की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की नॉटिकल माइल्स में क्या लिमिटेशन है, मतलब क्या लिमिट है। तो ये इसका आंसर है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने ये बोला है कि ये डेवलप करेंगे इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस। अब आप ये बताइए इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज का हेडक्वार्टर्स कहाँ है या ये कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही नहीं रट के जाना है जो आपको दिया गया है, जो आपसे पूछा गया है, थोड़ा थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको भी करनी है, थोड़ा बैकग्राउंड आपको भी जानना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपको और चीजें पता चलेंगी और आप और प्री रेडी होंगे। ठीक है, प्री सिर्फ है कि आप कितनी डेप्थ में क्वेश्चन देख सकते हैं, कितनी लेंथ में आप क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने ये देखा INCOIS, तो आपको यहाँ तो ये तो पता चल गया कि ये ओशन एनर्जी एटलस बना रहे हैं, पर आप क्या करेंगे, आप इसको पढ़ने के बाद इसके आप बैकग्राउंड देखेंगे, ये कब फॉर्म हुआ था, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है और करेंटली इसके हेड कौन है। तो ये 3-4 डायमेंशन आप हर एक क्वेश्चन में देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ ऐप लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ फिशरीज राजीव रंजन सिंह टू सपोर्ट इंडियाज ऑर्नामेंटल फिशरी। इनका नाम है रंगीन मछली। ठीक है, इनका नाम होगा रंगीन मछली। ठीक है, रंगीन मछली नाम है किसका, ऐप का, याद रखिएगा रंगीन मछली नाम है। ठीक है, रंगीन मछली नाम है, किसने लॉन्च किया है, राजीव रंजन सिंह ने लॉन्च किया है टू सपोर्ट इंडियाज ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर। ठीक है, क्या नाम होगा, रंगीन मछली, रंगीन मछली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लापता लेडीज बिकेम इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल एंट्री फॉर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी एट 97th एकेडमी अवार्ड्स, इट वाज डायरेक्टेड बाय। ठीक है, बहुत ही ज्यादा फैक्चुअली लोडेड क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले लापता लेडीज याद रखिएगा, कहाँ पे गई है, कौन सी फिल्म, कौन सी कैटेगरी में गई है, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी। ठीक है, इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी किसमें गई है, तो 97th एकेडमी अवार्ड्स में। ठीक है, याद रखिएगा 97th एकेडमी अवार्ड्स में गई है। तो इसको डायरेक्ट किसने किया है, इसको डायरेक्ट किया है किरण राव जी ने। ठीक है, याद रखिएगा किरण राव जी ने। ठीक है, इसमें 4 डायमेंशन है। सबसे पहले कौन सी मूवी है, तो लापता लेडीज मूवी है, कहाँ पे गई है, 97th एकेडमी अवार्ड्स में गई है। कौन सी कैटेगरी में गई है, तो फीचर फिल्म कैटेगरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फीचर, इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में गई है। और इसको डायरेक्ट कौन किया है, डायरेक्ट किया गया है किरण राव जी द्वारा। ठीक है, ये 4 डायमेंशन इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपसे पूछ रहा है विच ऑफ DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इस कहाँ से। ठीक है, कहाँ से ये लॉन्च किया गया है, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चांदीपुर से लॉन्च किया गया। ठीक है, चांदीपुर कहाँ है आप बताइएगा, उड़ीसा में है क्या, आप कंफर्म करके बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने जो अभी लास्ट स्लाइड में कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी उनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन के बैकग्राउंड में जानेंगे, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने प्रस्तुत की जाए, ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाए। तो अभी हमने पहले क्या देखा था, हमने देखा था इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। हमने आपसे बताया था कि ये क्या कर रहे हैं, ये नेशनल ओशन, ये ओशन एनर्जी को क्या करेंगे, एटलस बनाएंगे, ओशन एनर्जी की एटलस बनाएंगे। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और ये कब बनी थी, ये बनी थी 1999 में, 1999 में ये ऑटोनोमस बॉडी बनी थी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर ये आती है, याद रखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियानिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज के बैकग्राउंड के बारे में बात कर ली। बढ़ते हैं आगे। ये PIB की न्यूज़ है, बायो राइट को लेके हमने अभी देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए एक नई स्कीम आ गई है जिसका नाम होगा बायो राइट। ठीक है, बायो राइट के बारे में देख लेते हैं। बायो राइट क्या है, तो ये एक स्कीम है जिसका फुल फॉर्म होगा बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च
इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, एक एक इन्फॉर्मेशन, एक एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है। आर से रिसर्च, आई से इनोवेशन, डी से नहीं, डी से कुछ है शायद डेवलपमेंट हो जाएगा, और ई से एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आपको ऐसे क्या होगा, आपको बायोराइड का नाम भी पता चल गया और उसका ऑब्जेक्टिव भी पता चल गया कि रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका नाम, इसके 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स होंगे। क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट हो गए, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्या होंगे? 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स होंगे बायोराइड के। क्या क्या? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ से आ गया, रिसर्च एंड इनोवेशन यहाँ से आ गया। नेक्स्ट जो कंपोनेंट होगा वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का हो गया, तो नेक्स्ट कंपोनेंट इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो गया यहाँ से। और लास्ट में आ गया बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री। ठीक है, बायो फाउंड्री। अब देख लेते हैं इसका कितना लागत वागत है, कितना टाइम फ्रेम है। तो इसकी जो लागत है लगभग 9100 करोड़ है। ठीक है, और ये कितने टाइम पीरियड में चलेगी? 15 फाइनेंस कमीशन पीरियड में चलेगी, 2022 से 26 तक। ठीक है, ये टाइम पीरियड आप याद रखिएगा। ठीक है, टाइम पीरियड याद रखिएगा। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि इट इज डिजाइन टू फॉस्टर इनोवेशन, प्रमोट बायो एंटरप्रेन्योरशिप, स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन एज ग्लोबल लीडर इन बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये सारी बातें लिखी हुई हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायोराइड स्कीम कैसे होगी? बायो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाएगा, एडवांस इनोवेशन किया जाएगा, फैसिलिटेट इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन किया जाएगा, एनकरेज सस्टेनेबल बायो मैन्युफैक्चरिंग, सपोर्ट रिसर्चर्स थ्रू एक्स्ट्राम्यूरल फंडिंग, नर्चरिंग ह्यूमन रिसोर्सेज बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, येलो से हाईलाइट कर देते हैं। येलो से हाईलाइट करने में पता चलेगा कि क्या क्या पढ़ना है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की ये स्कीम है, ये बात याद रखिएगा। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, बायोराइड, इसके 3 कंपोनेंट है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री। ठीक है, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है वो है 21-22 से 25-26 तक। ठीक है, और अभी इसको कितनी फंडिंग मिली है? तो लगभग 91,000 करोड़ रुपए इनको मिल चुका है। ठीक है, कुछ बातें और कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि, एक सेकेंड इसको हटा दें ताकि सही से चीज़ें क्लियर हो जाए। ये क्या करेगा, ये जो प्रोग्राम है बायोराइड का, ये क्या करेगा? सर्कुलर बायो इकोनॉमी को प्रमोट करेगा। ठीक है, सर्कुलर बायो इकोनॉमी को प्रमोट करेगा ये जो बायोराइड फीचर है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, फर्दर टू एनेबल सर्कुलर बायो इकोनॉमी इन द कंट्री, अ कंपोनेंट ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री इज बीइंग इनिशिएटेड इन अलाइनमेंट विद लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट आप पढ़िएगा जाके। ठीक है, दिस न्यू कंपोनेंट ऑफ बायोराइड एस्पायर्स टू नर्चर इमेंस पोटेंशियल ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें ज़्यादा वेस्ट ना हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ये सारी बातें की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी, डीबीटी जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इनका क्या एम है देख लेते हैं। तो इनको क्या बनना है? इनको $300 बिलियन की बायो इकोनॉमी बनानी है इंडिया को बाय 2030। ठीक है, $300 बिलियन की बायो इकोनॉमी बाय 2030। बायोराइड स्कीम विल कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स रियलाइजिंग विजन ऑफ विकसित भारत 2047। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की ये इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। ठीक है, ये सारी बातें हमने कर दी। ये पीआईबी की न्यूज़ है, याद रखिएगा। ठीक है, 18 सितंबर 2024 की। बढ़ते हैं आगे। तो हमने देखा था वेव समिट के बारे में कि वेव समिट जो है इंडिया ऑर्गेनाइज करेगी, इंडिया होस्ट करेगी। वेव्स का फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट होगा इंडिया में। ठीक है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, वेव समिट कहाँ होगा? तो ये गोवा में होगा, ये बात याद रखिएगा। ये कहाँ होगा? गोवा में होगा। कब से कब तक? 20 से 24 नवंबर तक। ठीक है, 20 से 24 नवंबर तक गोवा में होगा। ठीक है, ये बात बस इतना बताना था कि ये गोवा में होगा 20 से 24 नवंबर के बीच। ऑर्गेनाइज कौन करेगा इसको? ऑर्गेनाइज करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के बारे में देख लेते हैं। इनसे रिलेटेड चीज़ें हम लोग ने देखी थी। मार्गदर्शिका, ठीक है, मार्गदर्शिका हम लोग ने देखा था जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन ने लॉन्च किया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन कब आई है? तो ये 6 जुलाई 2021 को आई है। ठीक है, 6 जुलाई 2021 को आई है। और किससे अलग होके बनी है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कॉपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर से अलग होके बनी है। ठीक है, ये क्या हुआ है? इससे अलग होके बनी है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है। ठीक है, ये कॉपरेशन है और इसके जो हेड है वो है अमित शाह जी। ठीक है, इसके हेड है अमित शाह जी। तो ये बात याद रखेगा, 2021 में ही आई है, बहुत नई नवेली मिनिस्ट्री है एकदम। ठीक है,
तो अभी हमने आपको व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 के बारे में बताया था। अब हम लोग व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में देख लेते हैं जल्दी से कुछ डिटेल्स। तो आपको पता होगा फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कौन है? डॉक्टर वर्गीजी क्यूरियन है। ठीक है, डॉक्टर वर्गीजी क्यूरियन है, और इन्हीं के दिन पे वाइट नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हेल्प की थी सेट करने में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इन 1965। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री साहब थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री साहब। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री साहब। इन्होंने बोला था कि आनंद मॉडल जो है, जिसकी वजह से जो मिल्क यूनियन या जो मिल्क कोऑपरेटिव है उनको बहुत अच्छा खासा दाम मिल रहा है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई है आनंद मॉडल में। तो यही बोला गया था कि आप भी ये पूरा आनंद मॉडल जो है पूरी दुनिया, पूरी इंडिया में रेप्लिकेट कीजिए। तो इस मॉडल को जब रेप्लिकेट किया गया था तो उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम। ठीक है, दूध की नदियां बह गई थी, इसका मतलब ये था। ठीक है, विच अशर्ड वाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1965 में, उस समय प्रधानमंत्री साहब कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। इससे रिलेटेड कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था? ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम। ठीक है, विच अशर्ड वाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो और इसके फादर कौन है? डॉक्टर वर्गीजी क्यूरियन साहब। ठीक है, डॉक्टर वर्गीजी क्यूरियन साहब जो है यहाँ वाइट रिवोल्यूशन के फादर है इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हेडलाइंस अपनी या नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। फॉर इम्प्रूविंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, ट्राइबल कम्युनिटीज की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी स्कीम लाई गई है? जिस स्कीम का जो आउटले है टोटल वो है 79,156 करोड़। तो इसका नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ठीक है, जनजाति मतलब ट्राइबल डिवेलर्स, फॉरेस्ट डिवेलर्स, उन्नत मतलब उनको एक्सीलेंट प्रोवाइड करना, एक्सीलेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना, ग्राम मतलब विलेज, तो विलेज में एक्सीलेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना। कौन से ग्राम में? फॉरेस्ट विलेजेस में। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट विलेजेस के लिए, ये ट्राइबल कम्युनिटीज जो फॉरेस्ट विलेज में रिजाइड करती हैं उनके लिए ये स्कीम आई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना। ठीक है, और इसका टोटल आउटले क्या है? लगभग 80,000 करोड़ इसका टोटल आउटले है पूरी स्कीम का। अभी हम लोग स्कीम को डीप में देखेंगे आगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ हेडलाइंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड चीज़ें होंगी उसके बारे में देखेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है विच सिटी विल होस्ट मॉडिफाइड 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स कौन होस्ट करेगा 2026 का? तो ग्लासगो। ठीक है, ग्लासगो, ग्लासगो। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी कंट्रीज एब्सटेन फ्रॉम यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन अर्जिंग इजराइल टू एंड इट्स ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसके अंतर्गत क्या हुआ था, इजराइल को बोला गया था जो वो ऑक्यूपाई किए हैं पैलेस्टीनियन टेरिटरीज उसको क्या करें, उसको वापस कर दें या उसको उसको डी ऑक्यूपाई करें, वहां से निकल जाएं। तो इसके लिए कितने कंट्रीज एब्सटेन कर गई थी, किन लोगों ने वोट नहीं दिया था, कितनी कंट्रीज में वोट नहीं दिया था? तो 43 कंट्रीज ने वोट नहीं दिया था। ठीक है, 43 कंट्रीज ने वोट नहीं दिया था। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट अप्रूव्ड विच इंस्टीट्यूट टू बी स्टैब्लिश फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी ऑन द लाइंस ऑफ आईआईटी एंड आईआईएम। ठीक है, तो इसका नाम होगा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। कोई ये न्यूज़ ही नहीं है, इसमें कुछ पता ही नहीं चला हम लोग को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट्स, फीरा पोर्टल वाज लॉन्च ड्यूरिंग सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट वाज होस्टेड बाय एफएसएसएआई। ठीक है, तो इसका नाम है फीरा, फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। फीरा पूछ लेंगे आपसे, फीरा किससे रिलेटेड है? तो फीरा फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था? सेकेंड ग्लोबल रेगुलेटर समिट 2024 में ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज टेकन ओवर न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो अनुराग गर्ग साहब हैं, इन्होंने ये नए डायरेक्टर जनरल बने हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियन ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नज़ा वॉज सक्सेसफुली कंडक्टेड एट ओमान। तो ये ओमान में हुई थी। तो याद रखिएगा नज़ा अल नज़ा किसके किसके बीच है? इंडिया और ओमान की। कौन सी एक्सरसाइज है ये भी याद रखिएगा, तो मिलिट्री एक्सरसाइज, ना कि एरियल या मारी टाइम एक्सरसाइज। तो ये क्या है? ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडियन ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नज़ा। और इस बार कहाँ हुई है? तो इस बार ओमान में हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The Union Cabinet has approved Mission Mawsam to improve accuracy in forecast and nowcast with an outlay of rupees 2,000 crore for the first phase running until 11th of September 2024। ठीक है,
मार्च 2026, ठीक है। तो मार्च 2026 तक ये मिशन मौसम चलता रहेगा, ठीक है, मिशन मौसम चलता रहेगा मार्च 2026 तक, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच स्कीम इज लॉन्च टू रिप्लेस फेम इंडिया फेज 2 टू प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो पीएम ई ड्राइव स्कीम है जो कि रोल आउट हुई है, जो रिप्लेस करेगी फेम 2 को, ठीक है। फेम 1 कब आई थी आप बताइएगा हमको, नहीं तो चलिए हम लोग आके देख ही लेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा पीएम ई ड्राइव स्कीम जो है ये किसको रिप्लेस करेगी, तो फेम 2 को रिप्लेस करेगी, याद रखिएगा फेम 2 ना कि फेम 1, ठीक है। फेम 2 को रिप्लेस करेगी पीएम ई ड्राइव योजना, ठीक है। फेम 2 को ये रिप्लेस करेगी पीएम ई ड्राइव, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, विच एयरपोर्ट इज रैंक्ड टू 24th प्लेस। 24th प्लेस पे कौन है इन द लेटेस्ट रैंकिंग ऑफ ग्लोबल मेगा हब एयरपोर्ट्स रिलीज बाय इंटरनेशनल एविएशन एनालिटिक्स फर्म OAG, ठीक है। तो OAG में किसको 24वां स्थान मिला है, तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, IGI एयरपोर्ट को क्या मिला है, 24वां स्थान मिला है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप, दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है, 24वां स्थान मिला है इन द रैंकिंग ऑफ मेगा हब एयरपोर्ट्स। मेगा हब एयरपोर्ट्स के रैंकिंग में दिल्ली के IGI को, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये पूछ रहे हैं, विच कंट्री हैज साइंड एन MOU विद इंडिया फॉर सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ऑन September 9, 2024। तो UAE के साथ ही सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन साइन किया गया है, याद रखिएगा सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन किसके साथ साइन किया गया है, तो UAE के साथ साइन किया गया है। तो अभी जो हमने वन लाइनर्स देखे थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो देखा था उसमें हमने पीएम ड्राइव स्कीम देखी थी, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। पीएम ई ड्राइव स्कीम की पेरेंट मिनिस्ट्री कौन है, कौन इसको इंप्लीमेंट करेगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री पीएम ई ड्राइव स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन पीरियड क्या होगा, 1 अक्टूबर 2020 से 2026 तक, मार्च 2026 तक इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड होगा, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से दो इंपॉर्टेंट बातें हमको पता चली, क्या पता चली कि इसकी स्कीम की पेरेंट मिनिस्ट्री कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री है, और इसका टाइम पीरियड क्या है, अक्टूबर 2024 से मार्च 2026 तक, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। क्या क्या फोकस होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर, इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ बातें, यहाँ पे देखिए एलिजिबल कैटेगरीज दी हुई हैं, एक बार बस हल्का सा नज़र दौड़ा लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सेगमेंट्स हैं। तो देख लेते हैं, 2 व्हीलर्स हैं, रिक्शाज हैं, 3 व्हीलर्स हैं, एम्बुलेंस हैं, ट्रक्स हैं, बसेज हैं, PCS हैं, टेस्ट अपग्रेडिंग एजेंसीज हैं, और साथ साथ एडमिन एक्सपेंसेस हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा आप एलिजिबल कैटेगरीज यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल फंड कितना मिला है अभी तक, 10,900 करोड़ रुपए अभी तक मिला है, ठीक है। टोटल फंड सपोर्टेड, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और बातें यहाँ से रिलेटेड। साथ ही साथ एक और लास्ट में एक कंपोनेंट है इसी स्कीम का, पीएम ड्राइव ई वाउचर। ई वाउचर क्या है, हो सकता है आपसे डायरेक्टली ई वाउचर पूछ ले। ई वाउचर कुछ नहीं है, बस वाउचर आपको मिलेगा ताकि आपको इंसेंटिव मिल सके, ठीक है, डिमांड इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है, अंडर दिस स्कीम। द पोर्टल विल जनरेट KYC आधार फेस ऑथेंटिकेटेड ई वाउचर फॉर द कस्टमर एट द टाइम ऑफ परचेज, ठीक है। तो एक वाउचर दिया जाएगा, जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, बस, ट्रक कुछ खरीदते हैं तो क्या मिलेगा, उससे आपको ई वाउचर मिल जाएगा और उससे आपको कुछ इंसेंटिव मिलेगा। मतलब मान लीजिए 2 साल की गारंटी मिल सकती है, 2 साल की फ्री सर्विसिंग मिल सकती है, ऐसे कर करके कुछ आपको एक्स्ट्रा फीचर्स दिए जाएंगे। तो ये हो गया हमारा पीएम ड्राइव ई वाउचर, ठीक है। अभी हमने पीएम ई ड्राइव स्कीम के बारे में पढ़ा। पीएम ई ड्राइव किसको रिप्लेस कर रही है, तो फेम फेज 2 को रिप्लेस कर रही है। तो फेम के बारे में भी देख लेते हैं। फेम कब आया था, फेम वन आया था 2015 से 2019 तक। इनका क्या ऑब्जेक्टिव था, इनका ऑब्जेक्टिव था कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए, ठीक है, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए। फेम 1 का जो फेज था वो 2015 से 2019 था। फेज 2 उसके बाद से 2019 से 2024 तक चला था, ठीक है। और पीएम ई ड्राइव जो होगी वो 24 से 26 तक चलेगी, ठीक है, 24 से 26 तक चलेगी। तीनों का जो उद्देश्य है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स को प्रमोट करना, ठीक है। बजट आउटले देख लीजिए, फेम फेज 1 में 895 करोड़ यूज हुए थे, फेम 2 में 10,000 करोड़ यूज हुए थे, और पीएम ई ड्राइव में अभी तक 10,900 करोड़ यूज हो चुके हैं, ठीक है। इसके आगे और कुछ जो मिलेगा हम आपको बताते चलेंगे। और ये फिर डिमांड इंसेंटिव सपोर्ट है, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड बसेज है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटीग्रेशन विद रिन्यूएबल एनर्जी है, ज्योग्राफिकल फोकस है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, आपको याद रखना है, फेम फेज 1 का टाइम पीरियड याद रखना है, फेम फेज 2 का टाइम पीरियड याद रखना है, और सबकी पेरेंट मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
तो अभी हमने देखा था कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो ग्लासगो में कंडक्ट किए जाएंगे। एक हल्का सा कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में देख लेते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार कब हुआ था? 1930 में कनाडा में हुआ था। हर 4 साल पे होता है, ठीक है। इससे पहले बर्मिंघम में हुआ था। बर्मिंघम कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में है बर्मिंघम, ठीक है। और ग्लासगो, ग्लासगो भी कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में ही है, ठीक है, स्कॉटलैंड में है, ठीक है। ग्लासगो 2026 जो है ये यहाँ पे हो रहा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया होस्ट करने वाला था, ठीक है। विक्टोरिया जगह है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, वो होस्ट करने वाला था, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, इसलिए इन्होंने विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ग्लासगो से पहले जो कॉमनवेल्थ की मेज़बानी कौन कर रहा था? हु वॉज द ओरिजिनल होस्ट बिफोर ग्लासगो ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स? तो याद रखिएगा ओरिजिनल होस्ट जो थे वो ऑस्ट्रेलिया थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को बहुत खर्चा लग रहा था, उनका खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये काम अब ग्लासगो करेगा, कॉमनवेल्थ गेम्स को ग्लासगो होस्ट करेगा। लेटेस्ट एडिशन कहाँ हुआ था? 2022 वाला, तो ये बर्मिंघम में हुआ था, ठीक है। और ग्लासगो ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ये 4th टाइम होस्ट कर रहा है, ठीक है। 4th टाइम होस्ट कर रहा है। लास्ट इसने होस्ट किया था 2014 में, ठीक है। लास्ट इसने 2014 में होस्ट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में, जिसके साथ इंडिया ने सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन साइन किया, ठीक है। एमओयू साइन किया है सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन के मामले में, सीएनसी, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन मामले में, ठीक है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी फिजिकल लोकेशन देखते हैं। फिजिकल लोकेशन में देखिए आप, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यूएई से पास हो रहा है। यूएई की बाउंड्रीज देखते हैं, ठीक है। ये यहाँ से यूएई की बाउंड्री शुरू है, ये ऑलमोस्ट ऐसे 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 ऐसे, ये जो जो रेड रेड आपको दिख रहा है वो यूएई की बाउंड्री है, ठीक है। ये यूएई की बाउंड्री है। यूएई की बाउंड्री किससे साझा कर रहा है? तो यूएई बाउंड्री साझा कर रहा है सऊदी अरेबिया से साउथ में, और साउथ वेस्ट में, सॉरी साउथ ईस्ट में और ईस्ट में ओमान से, ठीक है। साउथ ईस्ट और ईस्ट में ओमान से, और नॉर्थ वेस्ट में ये देखिए नॉर्थ वेस्ट है, और ये साउथ है यहाँ पे सऊदी अरेबिया से, ठीक है। लैंड बॉर्डर्स किसे हैं? ओमान टू द ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, सऊदी अरेबिया टू द साउथ वेस्ट, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके बीच से पास हो रहा है। तो जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं ये 7 एमिरेट्स से मिलके बने हैं। अभी हम लोग 7 एमिरेट्स जल्दी से देख लेते हैं। और कैपिटल क्या है? कैपिटल है अबू धाबी, ठीक है। कैपिटल है अबू धाबी। ये जो ये पार्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के साउथ में जस्ट, ये ओमान का हिस्सा है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये ओमान का हिस्सा है, ये यूएई का हिस्सा नहीं है, ठीक है। और ये मैरीटाइम बाउंड्रीज किसके साथ बनाते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स? तो ये पर्शियन गल्फ, ये देखिए आप पर्शियन गल्फ है, और यहाँ पे पूरा बाउंड्री एक बन रही है, मैरीटाइम बाउंड्री बन रही है किसके साथ? पर्शियन गल्फ के साथ, ठीक है। पर्शियन गल्फ के साथ एक पूरी मैरीटाइम बाउंड्री बन रही है, ठीक है। यहाँ पे कतर है, तो यहाँ पे कतर है, और इसके पार करते ही स्टेट ऑफ हॉर्मूज के पार करते ही क्या आ जाएगा? ईरान आ जाएगा, ठीक है। हल्के से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ध्यान रखिएगा कि जिससे भी इंडिया के इंपॉर्टेंट कुछ भी एमओयू साइन होते हैं वहाँ उनसे रिलेटेड जोग्राफिकल कंडीशंस को पूछा जाता है, जोग्राफिकल स्टेचर उनका क्या है ये पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं यूएई की 7 एमिरेट्स जो हैं। ये देखिए यहाँ पे मैप है 7 एमिरेट्स का। सबसे बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़ा आपको अबू धाबी दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो एमिरेट्स है यहाँ पे देखिए इनके सिग्निफिकेंट फीचर्स दिए हुए हैं। आपके लिए हम सारी चीज़ें इकट्ठा करके लाए हैं ताकि एक गो में आप आराम से सारी चीज़ें याद कर लें। तो अबू धाबी है सबसे बड़ा, अबू धाबी लार्जेस्ट एमिरेट है, ठीक है। लार्जेस्ट एमिरेट है अबू धाबी, और जो कि कैपिटल भी है, ठीक है। ये सबसे बड़ा एमिरेट आपको येलो कलर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद है दुबई, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है दुबई। ये देखिए ये दुबई है, इसके बाद ही ये दुबई है ब्लू कलर में, ठीक है। ये ब्लू कलर में दुबई है, ठीक है। दुबई है। फिर कौन सा है? फिर शारजहाँ है, शारजहाँ ये देखिए, ठीक है। शारजहाँ ये आ गया। फिर अजमान है, अजमान सबसे छोटा है, ठीक है। ये सबसे छोटा है अजमान, सबसे स्मॉलेस्ट एमिरेट है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट एमिरेट कौन है? अबू धाबी है, जो कि कैपिटल भी है, और सबसे छोटा कौन सा है? अजमान है। याद रखिएगा ये भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अजमान जो है स्मॉलेस्ट एमिरेट है, ठीक है। स्मॉलेस्ट एमिरेट अजमान है, ठीक है। फिर है अल ख्वा, ठीक है। अल ख्वा, ठीक है। अल ख्वा के बाद है रस अल खामिया, रस अल खामिया, अल ख्वा, रस अल खामिया, और लास्ट में फूजी आरा, ठीक है। फूजी आरा, ठीक है। वो फूजी आरा इफेक्ट नहीं, फूजी आरा कुछ और है इनका, ठीक है। तो ये फुजियारा है, ठीक है। पोर्ट ऑफ फुजियारा ये स्थित है यहाँ पे। अक्रॉस ये एक्सेस प्रोवाइड करता है इंडियन ओशन को, ठीक है। दिस प्रोवाइड एक्सेस टू इंडियन ओशन, ठीक है। तो ये 7 एमिरेट्स आप याद कर लीजिएगा कौन कौन से हैं, और ये देख लीजिएगा कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। सबसे बड़ा अबू धाबी है, सबसे छोटा कौन सा है? अजमान है, ठीक है। सबसे छोटा अजमान है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स की, जहाँ पे हमने देखा था
फीरा ऐप लॉन्च किया था, ठीक है, फीरा ऐप लॉन्च हुआ था, FIRA, फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट्स लॉन्च हुआ था। ये कहाँ लॉन्च हुआ था? सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट में। ये कहाँ हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था 19 से 21 सितंबर 2024 के बीच, ठीक है। थीम क्या थी? थीम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलैबोरेटिव अप्रोच ऑन स्ट्रेंथनिंग फूड सेफ्टी, ठीक है। फूड रेगुलेटर है तो क्या करेंगे? फूड सेफ्टी का ध्यान रखेंगे और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, हल्का सा बस यही कीवर्ड याद रखिए, ज़्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। फूड सेफ्टी, फूड रेगुलेटर का काम क्या होता है? फूड सेफ्टी देखना, है ना, इनका काम फूड सेफ्टी देखना होता है और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग करना होता है, ठीक है। तो ये लंबी सी थीम जब आपको मिल जाए अगर एग्जाम में, तो आप इस पर मार्क कर लीजिएगा, आपकी एक्यूरेसी एकदम 100% हो जाएगी, ठीक है। ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंदर जो आती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसकी एडमिन मिनिस्ट्री जो है वो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। बैकग्राउंड में कोई ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस कहाँ हुआ था? ये सेकंड है, तो फर्स्ट कहाँ हुआ था? फर्स्ट भी इंडिया ही में हुआ था इन जुलाई 2023, तब इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी थी, ठीक है। तो पहला ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट हेल्ड ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी इन जुलाई 2023, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स के बारे में बात कर ली। हमने एनसीबी के बारे में देखा था, एनसीबी के बारे में देख लेते हैं। एनसीबी कब आई थी, क्या आई थी? तो क्या हुआ था कि इंडिया ने साइन किया था नारकोटिक ड्रग्स कन्वेंशन 1961, ठीक है। जिसके बाद इनको क्या किया गया था? इनको बोला गया था कि कोई ऐसी बॉडी बनाइए जो कि नारकोटिक्स के कंट्रोल में काम करे। इसके बाद इंडिया ने 1985 में एक्ट पास किया था, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। इसके अंदर बन गया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बन गया था, ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इनका एक पोर्टल है मानस, जहाँ पे ये क्या करते हैं, जहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं अगर आप या आपके जानने में कोई भी ड्रग सब्सटेंस अब्यूज है, तो वो क्या कर सकते हैं? मानस से हेल्प ले सकते हैं। वो टॉक्सिफाई और डी एडिक्शन में काम करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखिए सबमिट अ टिप, आप टिप सबमिट कर सकते हैं अगर आपको पता है कि नारकोटिक से संबंधित कोई भी इलीगल काम हो रहा है आपके इर्द गिर्द, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ये क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। किस स्टेट के अंदर आई है, किस स्टैट्यूट के अंदर आई है? तो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। तो हमारा एनसीबी का बैकग्राउंड हो गया। बढ़ते हैं आगे बढ़ के कुछ और वन लाइनर्स देखते हैं। तो 45th चेस ओलंपियाड हुआ था कहाँ पे? ठीक है, जहाँ पे इंडिया गोल्ड जीता था। आपको पता होगा, आप अगर करेंट न्यूज़ से अपडेटेड रहते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी 45th चेस ओलंपियाड हुआ था, जिसमें इंडिया को गोल्ड मेडल हासिल हुआ था, दोनों ही टीम्स में, मेल और फीमेल दोनों ही टीम में इंडिया ने गोल्ड हासिल किया था, ठीक है। तो ये 45th चेस ओलंपियाड था, आपको बताना है कहाँ हुआ था। तो ये बुडापेस्ट, जो कि हंगरी की कैपिटल है, वहाँ पे हुआ था, ठीक है। बुडापेस्ट हंगरी में ये हुआ था, आप ये बात याद रखिएगा। फिर आपसे पूछ रहा है विच टीम हैज वन गोल्ड मेडल्स इन ओपन एंड वुमेन कैटेगरी। तो ओपन और वुमेन कैटेगरी में कौन जीता है? तो इंडिया जीती है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ओपन कैटेगरी में भी इंडिया और वुमेन कैटेगरी में भी इंडिया। इंडियन ओपन टीम के मेंबर कौन कौन थे? तो गुकेश डी थे, आर प्रगनंदा थे, अर्जुन एरिगासी थे, वेदित गुजराती थे, हरि कृष्णा पेंटल थे, और इनके कैप्टन थे श्रीनाथ नारायणन, ठीक है। इनके कैपिटल थे श्रीनाथ नारायणन। और इंडियन वुमेन टीम में कौन कौन थी? तो हरिका ड्रोनवल्ली थी, वैशाली आर थी, दिव्या देशमुख थी, वनतिका अग्रवाल जी थी, तानिया सचदेव थी, और इनके कैप्टन थे अभिजीत कुंटे, ठीक है। इनके कैप्टन थे अभिजीत कुंटे, ये बात याद रखिएगा, ये एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेफिनेटली ही पूछा जाना है, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि इंडिया को हासिल हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपसे पूछ रहा है विच टीम हैज वन गप्रिंडेशेवली ट्रॉफी फॉर बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस अक्रॉस ओपन एंड विमेन कैटेगरी, ठीक है। तो ये चेस से ही रिलेटेड है, इंडिया ने जीती है गैप्रेंडिशविली ट्रॉफी, ठीक है। गैप्रेंडिशविली ट्रॉफी इंडिया ने जीती है, चेस से संबंधित है। हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि गैप्रेंडिशविली ट्रॉफी जो है ये किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है गैप्रेंडिशविली ट्रॉफी जो है ये चेस से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आपसे पूछ रहा है विच इंडियन शटलर हैज वन बैक टू बैक टाइटल्स ऑफ बैडमिंटन टूर्नामेंट्स बेल्जियन इंटरनेशनल 2024 एंड पॉलिश इंटरनेशनल 2024। तो अनमोल खार्ब हैं इंडिया के, उन्होंने बैक टू बैक टाइटल्स जीते हैं बैडमिंटन टूर्नामेंट्स में, बेल्जियन में और पॉलिश इंटरनेशनल में, ठीक है। अनमोल खार्ब याद रखिएगा, अनमोल खार्ब किस स्पोर्ट से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है।
तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, जो अनमोल होगा वो बैड नहीं होगा, ठीक है, बैड नहीं होगा, जो अनमोल है वो बैड नहीं है। बैड से क्या है, बैड से मतलब बैडमिंटन। अनमोल से क्या है, अनमोल खान, जो कि रिलेटेड है, एसोसिएटेड है बैडमिंटन स्पोर्ट्स से, ठीक है। फिर दूसरा वन लाइनर देखते हैं, विच इंडियन बॉलर हैज टेकन 5 विकेट हॉल इन टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। तो कौन से इंडियन बॉलर ने 5 विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में, आपको ये बताना है। सबसे ज्यादा 5 टेस्ट विकेट हॉल किसने लिया है, आपको ये बताना है। तो आर अश्विन है, रविचंद्रन अश्विन, जिनके नाम पे अभी एक ऑटोबायोग्राफी भी आई थी, आप उसका नाम बताइए। उन्होंने 37 बार 5 विकेट हॉल लिया है, 37 बार उन्होंने टेस्ट में 5 विकेट हासिल किए हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, आर अश्विन। आगे बढ़ते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ठीक है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले इंडियन प्रेसिडेंट कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा रणधीर सिंह, ठीक है। राजा रणधीर सिंह साहब जो हैं, ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले इंडियन प्रेसिडेंट बने हैं। आगे बढ़ते हैं, टू ऑफर ब्लॉकचेन एज अ सर्विस डेजिग्नेटेड टू सपोर्ट वेरियस परमिशन ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन, मेटी हैज लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो विश्वास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया, ठीक है। ये किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो ये ब्लॉकचेन एज अ सर्विस के लिए बास की तरह लॉन्च किया गया है, BAAS, ब्लॉकचेन एज अ सर्विस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशंस को सपोर्ट करेगा, ठीक है। याद रखिएगा, विश्वास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं, ये पूछ रहा है आपसे, हु रिसेंटली बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो मिशेल बार्नियर, ठीक है। मिशेल बार्नियर जो हैं फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं, मिशेल बार्नियर, ये बात याद रखिएगा। कई बार ये होता है ना कि मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ लिया जाता है कि फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है, रशिया के प्रधानमंत्री नए कौन बने हैं, नाइजीरिया के प्रधानमंत्री नए कौन बने हैं, तो आपको हल्का सा इसका भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, मिशेल बार्नियर बने हैं, ठीक है, मिशेल बार्नियर। आगे बढ़ते हैं, ये पूछ रहा है आपसे, विच इंडियन सिटी इज लॉन्चिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एक्टिव मोबिलिटी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन लैब, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन लैब कहाँ बन रही है, ठीक है। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैब, अगर आपको पता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का है, तो आप बता लेंगे कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन लैब कहाँ है, ठीक है। तो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन लैब कहाँ खुल रहा है, IISc के सेंटर पे। IISc कहाँ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो ये बेंगलुरु में है, ठीक है। तो इसमें से आपको ये भी पूछ सकता है कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन लैब जो है वो कौन एक्टिवली स्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है। एक्टिव मोबिलिटी के लिए सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन लैब जो है कौन स्टैब्लिश कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्टैब्लिश कर रहा है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन लैब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, विच कंट्री हैज सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट एज बिगेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर इन द वर्ल्ड। भैया ये तो इंडिया ही है, रिलीजिंग 9.3 मिलियन टन्स एनुअली। सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट इंडिया ही में जनरेट होते हैं। अगर आप लोग भी इनमें से हैं तो प्लीज़ अपने प्लास्टिक को कट करने की कोशिश करिए। जब सब्जी सामान या कुछ लेने जाएँ तो थैला लेके जाएँ अपना, ठीक है। थैले में क्या होगा, बार बार यूज़ किया जा सकता है, और पॉलीथीन जैसी चीज़ें हैं, प्लास्टिक जैसी चीज़ें हैं, ये पॉल्यूट नहीं होंगी। और जो पॉलीथीन है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये जानवर इन लोगों को खा लेते हैं, स्पेशली गाय खा लेती हैं, फिर उनको पेट में उनकी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो थोड़ा सा छिलका विलका होता है वो सब पॉलीथीन में बांध के फेंक देते हैं। अब उनको तो अब वो देखती हैं कि चिल्का विल्का है, खाना है गाय माता हमारी, अब उसमें क्या होगा, वो ऐसे ही खा लेती है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। साथ ही साथ कितना पोल्यूशन होता है, कितना अर्बन फ्लड्स इसी की वजह से आ जाते हैं कई बार, ठीक है। सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, ड्रेनेज अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आपसे यही विनम्र निवेदन है कि आप अपने स्तर से जितना हो सके प्लास्टिक को कट डाउन करने की कोशिश करें, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सेमिकॉन इंडिया 24 की, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था 11 से 13 सितंबर 2024 के बीच, जिसकी थीम थी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज किया गया था ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, ये ऑर्गेनाइज किया गया था, ये बात याद रखिएगा। थीम तो इसकी रट्टा मार लीजिए आप, थीम क्या है, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, ठीक है। सेमिकॉन इंडिया 2024 की थीम है। फिर आपसे पूछ रहा है, विच स्टेट पासिस अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल। अच्छा, अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल तो ममता बनर्जी की सरकार ने वेस्ट बंगाल में पास किया था, जब वो कोलकाता रेप इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से विमेन सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए ये वाला बिल पास हुआ है, अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल ने ये पास किया, वेस्ट बंगाल स्टेट ने अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल पास किया है, ठीक है।
इसमें से कहीं भी कोई क्वेश्चन है जिसमें हम लोग बैकग्राउंड कुछ जान सकते हैं, तो हम लोग इसमें अगर हम लोग देख सकते हैं हंगरी का, चलिए हम लोग फिजिकल लोकेशन देख लेते हैं हल्की सी, फ्रांस की देख लेते हैं, और वेस्ट बंगाल की भी देख लेते हैं, चलिए ठीक है, हल्की सी पोजीशन देख के बस आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग हंगरी की फिजिकल लोकेशन देख लेते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। तो हंगरी जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है, चारों तरफ से ये क्या हुआ है, कंट्री से घिरी है, इसका कहीं भी जो है मारी टाइम आउटलेट नहीं है, कहीं भी किसी भी समुंदर से लगी हुई नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। इससे पहले अभी क्वेश्चन पूछा गया था यूक्रेन किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है, तो आपको ये याद रखना है कि हंगरी किससे किससे शेयर करता है। शुरुआत करते हैं नॉर्थ से, नॉर्थ में स्लोवाकिया है, नॉर्थ ईस्ट में यूक्रेन है, ईस्ट में रोमानिया है, साउथ में सर्बिया है, साउथ वेस्ट में क्रोशिया है, साउथ वेस्ट में स्लोवेनिया है, और वेस्टर्न पार्ट में और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ऑस्ट्रिया है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, स्लोवाकिया नॉर्थ में, यूक्रेन नॉर्थ ईस्ट में, रोमेनिया ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में, सर्बिया साउथ में, क्रोशिया एंड स्लोवेनिया साउथ वेस्ट में, एंड ऑस्ट्रिया वेस्ट में। कैपिटल सिटी क्या है, याद रखिएगा बुडापेस्ट है। हाईएस्ट पॉइंट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट इनका केकेज है इन मात्रा माउंटेन्स, याद रखिएगा मात्रा माउंटेन्स कहाँ आता है, तो मात्रा माउंटेन्स हंगरी में आता है, ठीक है। लोवेस्ट पॉइंट इसका है सेग्जेड, ठीक है, सेग्जेड लोवेस्ट पॉइंट, ध्यान देने की जरूरत नहीं है इतना, बस ये याद रखिएगा हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है इनका, मात्रा में है, ठीक है। मेजर रिवर्स कौन है, तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रिवर पास होती है, डेन्यूब, ठीक है। आप बताइए डेन्यूब कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। डेन्यूब रिवर जो है यहाँ से पास होती है, ठीक है, नेविगेबल है, 418 किलोमीटर की, तो ये बात याद रखिएगा, डेन्यूब रिवर यहाँ से निकलती है, या सॉरी निकलती नहीं है, यहाँ से पास होती है, ठीक है। मेजर लेक्स कौन से हैं, तो बस एक लेक याद रखिएगा, लेक बैलेटन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेक बैलेटन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया हंगरी की लोकेशन। अब हम लोग फ्रांस की लोकेशन देख लेते हैं। हंगरी की लोकेशन हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 45th चेस ओलंपियाड हुआ था, 45th चेस ओलंपियाड हुआ था, जिसमें इंडिया ने ओपन और विमेन कैटेगरी दोनों में ही गोल्ड हासिल किया है, ठीक है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए, भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए इसका जो है हल्का सा फिजिकल और ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते थे। अब हम लोग फ्रांस का थोड़ा ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि नए पीएम यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे ओलंपिक्स भी हुआ था, तो इसलिए इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है खासा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहले सबसे पहले कैपिटल देख लेते हैं। कैपिटल नॉर्दर्न साइड में है, पेरिस है इसकी कैपिटल, ठीक है, पेरिस इसकी कैपिटल है। यहाँ पे इंग्लिश चैनल है नॉर्थ वेस्ट में। इंग्लिश चैनल बताइए किसको किससे सेपरेट करता है, आप तो देख पा रहे होंगे यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है इंग्लिश चैनल, ठीक है। इसके बाद हम लोग कंट्रीज देख लेते हैं, बॉर्डर्स देख लेते हैं, फ्रांस किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है, तो फ्रांस बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ में बेल्जियम से, नॉर्थ में बेल्जियम से, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में लग्जमबर्ग से और जर्मनी से। यहाँ पे ये लग्जमबर्ग बहुत छोटा सा है, और यहाँ पे ये पूरा जर्मनी का हिस्सा है, ठीक है, ये जर्मनी का पूरा हिस्सा है। फिर ईस्ट में स्विट्जरलैंड से, साउथ ईस्ट में इटली से, ठीक है, साउथ ईस्ट में इटली से, प्रॉपर साउथ में एंडोरा से जो कि स्पेन में टेरिटरी है एक, और फिर स्पेन से, ठीक है, स्पेन से बाउंड्री शेयर करता है, और एंडोरा से, एंडोरा याद रखिएगा, कई बार बच्चे एंडोरा मिस कर देते हैं। फिर देखते हैं इसके वेस्ट में बे ऑफ बिस्के है, और वेस्ट में ही अटलांटिक ओशन है, ठीक है, और साउथ में क्या है, मेडिटेरेनियन सी है। और ये जो कॉर्सिका है ये भी फ्रांस का पार्ट है, ठीक है। कॉर्सिका आपने एक मूवी में यहाँ पे कॉर्सिका का रेफरेंस आया था, रणबीर कपूर की मूवी थी, क्या नाम था उसका, शायद तमाशा करके कोई मूवी थी, हाँ, उसमें कॉर्सिका वो लोग जाते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, कॉर्सिका जो है ये भी फ्रांस का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देख ली। यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप के पार्ट है, ये बिल्कुल सही बात है, बॉर्डर्ड बाय नॉर्थ सी, नॉर्थ सी नॉर्थ में हमने देखा था, नॉर्थ सी एकदम नॉर्थ में है, ठीक है। फिर अटलांटिक सी वेस्ट में है, ये अटलांटिक सी, मेडिटेरेनियन सी साउथ ईस्ट में है, ठीक है। लैंड बॉर्डर्स किससे देखे थे, तो बेल्जियम और लग्जमबर्ग नॉर्थ ईस्ट में थे, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड ईस्ट में है, इटली एंड मोनाको साउथ ईस्ट में है, एंडोरा एंड स्पेन साउथ और साउथ वेस्ट में है। नेचुरल बॉर्डर यहाँ पे कौन से पाए जाते हैं, तो पायरीन्स है, ठीक है, ये पायरीन्स जो है जो है इसके बीच पाए जाते हैं, स्पेन और फ्रांस के बीच पायरीन्स है। एल्प्स और जूरा है जो कि स्विट्जरलैंड के बीच पाए जाते हैं, यहाँ पे कहीं एल्प्स और जूरा पाए जाते हैं। हाईएस्ट पॉइंट जो है फ्रांस का वो है माउंट ब्लैंक, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, माउंट ब्लैंक कहाँ पे है, तो ये फ्रांस में है माउंट ब्लैंक, ठीक है। मेजर रिवर्स कौन कौन सी हैं, तो मेजर रिवर है सीन, लॉयर, गैरॉन, रॉन, ठीक है, ये सारी मेजर रिवर्स है, और रॉन यहाँ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, जो कि मेडिटेरेनियन सी में गिरती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फ्रांस के बारे में देख लिया, आगे बढ़ते हैं।
वेस्ट बंगाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी अपराजिता बिल पास हुआ है। तो देख लेते हैं वेस्ट बंगाल की ये जो पूरी जोग्राफिकल लोकेशन है। सबसे पहले साउथ में ये किससे शेयर कर रहा है, उड़ीसा से, ठीक है। साउथ वेस्ट में ये उड़ीसा से शेयर कर रहा है। साउथ में तो ऑलमोस्ट पूरा बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। उसके बाद हम वेस्ट में देखते हैं तो वेस्ट में झारखंड है, नॉर्थ वेस्ट में बिहार है, और प्रॉपर नॉर्थ वेस्ट में तो नेपाल आ गया। फिर नॉर्थ में एकदम सिक्किम है, नॉर्थ ईस्ट में भूटान है, ईस्ट में असम और बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कितनी जगहों से ये बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल जो है ईस्ट में बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करता है, नॉर्थ ईस्ट में आसाम, सिक्किम और भूटान से, साउथ वेस्ट में उड़ीसा से, वेस्ट में झारखंड बिहार से, नॉर्थ वेस्ट में नेपाल से। कैपिटल सिटी आपको मालूम होगी कोलकाता है। कुछ मेजर सिटीज यहाँ पे दी हुई हैं। हाईएस्ट पीक जो यहाँ की है वो है सैंडक फू, ठीक है। हाईएस्ट पीक जो है वो सैंडक फू है, याद रखिएगा। हाईएस्ट पीक क्या है, सैंडक फू है, ठीक है। टाइगर हिल भी यही है, आपको पता होगा टाइगर हिल का रेलेवेंस। रिवर्स कौन कौन सी है, तो गंगा है, गंगा जी हैं, तीस्ता हैं, तोरसा हैं, रैदाक, जलढाका, संकोश, महानंदा। यूनेस्को साइट यहाँ पे कौन कौन सी है, तो दार्जिलिंग की हिमालयन रेलवे जो टॉय ट्रेन है वो क्या है, वो यूनेस्को साइट है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो यहाँ पे है ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन स्नेक के नाम से जाना जाता है, जो कि इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्ट करता है, ठीक है। बहुत ही नैरो बॉर्डर है, लगभग 65-70 किलोमीटर का बॉर्डर है, नैरो कॉरिडोर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिकली और स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे टी है, टिम्बर है, सैंड है, ग्रेवल, ये सब है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आप एक जोग्राफिकल लोकेशन ध्यान दीजिएगा किससे किससे बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। तो स्पेशली याद रखिएगा नेपाल से भी शेयर करती हैं, भूटान से भी शेयर करती है वेस्ट बंगाल बॉर्डर, और बांग्लादेश से। तो 3 कंट्रीज हैं BNB, याद रखिएगा BNB, ठीक है। BNB, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, इन तीनों कंट्रीज से वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करती है। नेक्स्ट देखते हैं वन लाइनर अपना। तो ये आपसे पूछ रहा है विच एयरपोर्ट हैज वन द कोवेटेड टाइटल ऑफ बेस्ट एयरपोर्ट एट इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स इट्स थर्ड कंसेक्यूटिव विन, ठीक है। तो बेस्ट एयरपोर्ट इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में किसको मिला है, तो बस याद रख लीजिएगा हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, RGIA, ठीक है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में बेस्ट एयरपोर्ट का टाइटल मिला है, और ये 3 बार लगातार जीत चुका है। ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है राजीव गांधी जी के नाम से, वो 3 बार लगातार ये अवार्ड जीत चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं आपसे हु इंट्रोड्यूस UPI सर्कल डेलीगेटेड पेमेंट्स फॉर ए सेकेंडरी यूजर्स। तो UPI कौन ऑपरेट करता है, UPI की पेरेंट बॉडी कौन सी है, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, NPCI बॉडी है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया सेकेंड होम बिल्ट 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बिकेम फुली ऑपरेशनल विद फुल कैपेसिटी एट काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन। ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है, ठीक है। तो अभी हम आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगा देंगे एटॉमिक पावर स्टेशन से रिलेटेड, कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे एटॉमिक पावर स्टेशन हैं और उनकी कैपेसिटी क्या क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में आप यही देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स विच हु बिकेम द टॉप सेंट्रल बैंकर फॉर सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर। तो RBI के जो गवर्नर साहब हैं शक्तिकांता दास, वो क्या बने हैं, सेकेंड टाइम बने हैं टॉप सेंट्रल बैंकर। किसके मुताबिक, तो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स के मुताबिक, ठीक है। तो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024 ने टॉप सेंट्रल बैंकर का जो अवार्ड दिया है वो RBI गवर्नर शक्तिकांता दास साहब को दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ही इनॉग्रेटेड 17th दिव्य कला मेला। तो 17वां दिव्य कला मेला कहाँ पे लॉन्च किया गया था, या कहाँ पे उसका उद्घाटन किया गया था, तो रायपुर में, ठीक है। रायपुर में उद्घाटन किया गया था। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, वहाँ पे दिव्य कला मेला का 17वां दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। विच एयरपोर्ट इन इंडिया इज फर्स्ट एयरपोर्ट टू गेट नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टेटस, ठीक है। तो ये है हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली का, जिसको जीरो कार्बन एमिशन स्टेटस मिला है, ठीक है। टू गेट नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टेटस इनको मिला है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन UAE। अभी हम लोग ने UAE के बारे में बात की थी, UAE का पूरा ज्योग्राफिकल लोकेशन देखा था, यहाँ पे फिर से देखिए रिपीट हो गया है।
तो यूएई का जो पहला इंटरनेशनल कैंपस है वो कहाँ पे, यूएई में जो पहला आईआईटी का कैंपस खोला गया है तो वो कौन सी आईआईटी ने खोला है? तो आप याद रखिए आईआईटी दिल्ली ने पहला अपना इंटरनेशनल कैंपस खोला है यूएई में, ठीक है। आईआईटी मद्रास ने भी श्रीलंका में खोला था, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। तंजानिया में भी खोला गया है, बताइए कौन सी आईआईटी ने खोला है, ठीक है। तो यूएई में आईआईटी दिल्ली अपना जो है फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस लॉन्च करेगी। आगे बढ़ते हैं, वो उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है जिसमें इंडियन आर्मी जो है सपोर्ट करेगी वेटरन्स को और फैमिलीज को, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोजेक्ट लॉन्च बाय इंडियन आर्मी टू सपोर्ट वेटरन्स एंड फैमिलीज, ठीक है। वेटरन्स और फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए इंडियन आर्मी ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसका क्या नाम है? प्रोजेक्ट नमन, ठीक है, प्रोजेक्ट नमन, ठीक है। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये इंडियन आर्मी का है, ना कि इंडियन एयरफोर्स का या इंडियन नेवी का, ठीक है। इंडियन आर्मी का ये प्रोजेक्ट है टू सपोर्ट वेटरन्स एंड फैमिलीज विच इज प्रोजेक्ट नमन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी न्यू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वर एडेड एट 46 सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। 46 सेशन कहाँ पे हुआ था ये बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 46 सेशन कहाँ पे हुआ था और इस बार इसकी थीम क्या थी, और यहाँ पे ये पूछ रहा है कितनी नई साइट्स ऐड की गई थी, तो 24 नई साइट्स ऐड की गई थी, ठीक है। 24 नई साइट्स ऐड की गई थी, ठीक है। उसमें शायद 2 ऐसी साइट्स थी जो ट्रांस बाउंड्री साइट्स थी, ठीक है, मतलब वो जो कई देशों में मिलती हैं, ठीक है, कई देशों में वो अपना जो है स्टैब्लिश्ड है, कई देशों में वो होती हैं बिना किसी बाउंड्री के, तो वो ट्रांस बाउंड्री होती है, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन, ठीक है। ग्लोबल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में इंडिया की पोजीशन क्या है? तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में इंडिया, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। बताइए फर्स्ट कौन है और थर्ड कौन है, साथ ही साथ ये बताइए कि एल्यूमिनियम माइंस कहाँ है इंडिया में, या एल्यूमिनियम प्लांट जो हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? वेयर वॉज राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 हेल्ड? तो इसका सही आंसर है भोपाल, ठीक है, भोपाल में ये हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। इसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं विच न्यू सोलर स्कीम वॉज लॉन्च बाय गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत। तो गोवा के चीफ मिनिस्टर साहब है प्रमोद सावंत, उन्होंने नई सोलर स्कीम लॉन्च की है, इसका नाम है गोयम विनमूल्य विज येवाजन, ठीक है, गोयम विनमूल्य विज येवजन, ठीक है, ये है। फिर है आपसे पूछ रहा है हु चेयर 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो है गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग को हेड किया था, ठीक है, 9th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग को हेड किया था। इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं वेयर वॉज क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेड। क्वाड की जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग थी वो कहाँ पे हुई थी? तो क्वाड की जो फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग थी वो टोक्यो में हुई थी। बताइए क्वाड में कौन कौन मेंबर है? चलिए हम भी बता देते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है और यूएस है, ठीक है, ये 4 हैं, ठीक है, जापान, इंडिया, यूएस और जापान, यूएस, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखेंगे, यहाँ पे भी हम आपको एटॉमिक पावर स्टेशंस के बारे में बताएंगे, फिर हम लोग टोक्यो के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। टोक्यो इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुई है वहाँ पे, और कुछ हम बातें एल्यूमिनियम के बारे में भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पावर स्टेशन देखेंगे जो जो इंडिया में सेट हुए हैं, और जहाँ जहाँ पे हैं उनका एक मैप तैयार किया गया है ताकि आपको मैप के माध्यम से पता चल पाए कि कौन कौन से स्पेसिफिक पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं। साथ ही साथ ये बताया गया है कि कौन से स्टेट में है, कब शुरू हुआ है, और कैपेसिटी भी बताई गई है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में कैपेसिटी भी पूछ ली गई है, तो हमें याद रखना है कैपेसिटी भी क्या है उन लोग की, ठीक है। साथ ही साथ न्यूक्लियर रिएक्टर के टाइप पूछे गए हैं कई बार, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के टाइप भी बता दिए गए हैं, और आगे चल के हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर टाइप्स में क्या क्या इंट्रिकेसीज है, क्या क्या डिटेल्स हैं, ये सारी बातें देखेंगे। यहाँ पे शुरुआत करते हैं काइगा जनरल स्टेशन से, ठीक है, काइगा जनरेटिंग स्टेशन से। काइगा कहाँ है? तो काइगा आप देख सकते हैं यहाँ कर्नाटका में, ठीक है, काइगा कहाँ है? कर्नाटका में है। कब शुरू हुआ था? तो ये 2000 में शुरू हुआ था, ठीक है, याद रखना है आपको। काइगा कहाँ पे है? काइगा कर्नाटका में है, 2000 में शुरू हुआ था। और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर डिजाइन है, PHWR, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, ठीक है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी है 880 मेगावाट, ठीक है, याद रखिएगा 880 मेगावाट यहाँ की कैपेसिटी है काइगा की, कर्नाटका में जो है। उसके बाद है आगे काकरापार। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है? तो ये गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है ये, यहाँ पे बना नहीं हुआ है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा काकरापार, ठीक है, काकरापार
एटॉमिक स्टेशन, ठीक है। ये 1993 में शुरू हुआ था, ठीक है, 1993 में शुरू हुआ था। और इसकी जो कैपेसिटी है लगभग 1840 मेगावाट की है, ठीक है, 1840 मेगावाट की है। इसकी जो डिज़ाइन है ये भी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की डिज़ाइन है, ठीक है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की डिज़ाइन है। तो अभी हमने देखा कायगा देखा कर्नाटका में, काकरा पार कहाँ देखा, गुजरात में देखा। अब आगे बढ़ते हैं कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये है तमिलनाडु में, ये तो बना हुआ है। ये देखिए कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें क्या है, इसमें रशिया हेल्प कर रहा है, ठीक है, इसमें रशिया क्या कर रहा है, पार्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। और ये अभी सबसे लेटेस्ट 2014 का है, ठीक है, 2014 में ये स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। इसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी है, 6000 मेगावाट का है, ठीक है, 6000 मेगावाट का है ये, तो आपको ये ध्यान देना है। ये वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर है, ठीक है, वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर है ये, याद रखिएगा, ठीक है, वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर है। फिर हम लोग बढ़ते हैं मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन ऑन कलपक्कम, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कलपक्कम पावर प्लांट कहाँ है, तो कलपक्कम पावर प्लांट भी कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। और ये शुरू हुआ था 1984 में, ठीक है, 1984 के दशक में ये शुरू हुआ था। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर डिजाइन के साथ ये डेवलप किया गया था। इसकी कैपेसिटी काफ़ी कम है, 440 कैपेसिटी है, ठीक है, 440 मेगावाट की कैपेसिटी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में है, ठीक है, आपको याद रखना है बुलंदशहर जिले में है, ठीक है, बुलंदशहर जिले में है। और ये कब शुरू किया गया था, ये 1991 में शुरू किया था, 1991 में ये शुरू किया गया था। इसकी कौन सी डिज़ाइन है, इसकी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर डिज़ाइन है। इसकी भी जो कैपेसिटी है वो है 440 मेगावाट, ठीक है, यहाँ पे कहीं नरोरा दिया हुआ है, ये बुलंदशहर में, ठीक है, ये बुलंदशहर में आप देख रहे हैं, ये बुलंदशहर में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कौन कौन से देखे, हमने कुडनकुलम देखा, हमने मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन देखा जिसको कलपक्कम के नाम से जाना जाता है, हमने कायगा जनरेटिंग पावर स्टेशन देखा, फिर हमने काकरापार, अच्छा काकरापार यहाँ दिया हुआ है, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन देखा जो गुजरात में है, और साथ ही साथ हमने नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन देखा। इसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसकी है, कुदनकुलम की है, जिसकी 6000 मेगावाट कैपेसिटी है। अभी कुछ और न्यूक्लियर प्लांट्स बचे हैं, हम लोग उनको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट पावर स्टेशन जो हम लोग देखेंगे वो राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन देखेंगे, ठीक है। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन जो है सेकंड ओल्डेस्ट है, याद रखिएगा। और ये रावत भाटा जिले में है, ठीक है, रावत भाटा जिले में है। कभी कभी रावत भाटा स्टेशन पूछ लेते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये राजस्थान में है, लिख लीजिएगा रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये 1973 में आया था, ठीक है, ये 1973 में आया था प्रेशराइज्ड हैवी वाटर डिज़ाइन के साथ, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर डिज़ाइन के साथ 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी कैपेसिटी जो है वो 1180 मेगावाट की है, ठीक है, याद रखिएगा 1180 मेगावाट की है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में हमारा सबसे पुराना एटॉमिक पावर स्टेशन आया था जिसका नाम है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कब आया था, तो 1969 में आया था, ये 1969 में आया था। इसमें दो तरीके की डिज़ाइन यूज हुई थी, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर और प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर डिज़ाइन यूज हुई थी, ठीक है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर और प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर डिज़ाइन यूज हुई थी तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन में। तो यहाँ की कैपेसिटी कितनी है, यहाँ की कैपेसिटी है 1400 मेगावाट, ठीक है, 1400 मेगावाट की यहाँ पे कैपेसिटी रखी गई है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि 1969 में सबसे पहला हमारा एटॉमिक पावर प्लांट आया था, कहाँ पे आया था, तारापुर में आया था। तारापुर जगह है महाराष्ट्र में, ये आप देख रहे होंगे, ये तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है। इसकी कैपेसिटी है 1400, ठीक है, इसकी कैपेसिटी है 1400 मेगावाट, ठीक है, 1400 मेगावाट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट देखते हैं। तो छुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, ये प्रपोज्ड है, इसको बनाया जाने वाला है, ठीक है, ये प्रपोज्ड है। दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोज किए गए थे अभी रिसेंटली हाल ही में, तो हमने सोचा कि करंट अफेयर्स की कुछ चीज़ें भी इंक्लूड कर दी जाए। तो छुटका पावर न्यूक्लियर प्लांट जो है वो मध्य प्रदेश में आएगा। और एक है गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये उत्तर प्रदेश का गोरखपुर नहीं है, ये हरियाणा वाला गोरखपुर है, ठीक है। तो ये गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये हरियाणा में सेटअप किया जाएगा और जो 2032 तक बन के तैयार होगा, ठीक है, 2032 तक बन के तैयार होगा। इन दोनों में जो डिज़ाइंस हैं वो सेम ही है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर डिज़ाइन यूज़ की जाएंगी। और इनकी जो
कैपेसिटी है वो छुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट की 1400 मेगावाट है और गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की 2800 मेगावाट है। तो ध्यान दीजिएगा, छुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट आने वाला है और गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट आने वाला है। कहाँ पे? तो छुटका आएगा मध्य प्रदेश में और गोरखपुर वाला आएगा हरियाणा में। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 9 न्यूक्लियर पावर स्टेशन है और 32 रिएक्टर्स हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, याद रखिएगा। टोटल 9 न्यूक्लियर पावर स्टेशन है और 32 रिएक्टर्स हैं। ठीक है, और इनकी कैपेसिटी कितनी है? लगभग 16,000 मेगावाट। ठीक है, 16,000 मेगावाट की हमारे पास कुल मिला के न्यूक्लियर कैपेसिटी है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा कुडनकुलम में है, 6,000 मेगावाट में। ठीक है, एक मैप अपने हाथ से बनाइएगा इंडिया का और उसमें क्या करिएगा, उसमें सबसे पुराना चीज़ लिख लीजिएगा। सबसे पुराना कौन सा पावर स्टेशन है? तो ये तारापुर पावर स्टेशन है, इसके बगल में लिख लीजिएगा 1969। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला लिख लीजिएगा कुंदनकुलम, जिसकी 6,000 मेगावाट है। और अगर यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो इसको मार्क कर लीजिएगा, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। इसके बारे में कुछ जानकारियां लिख लीजिएगा मैप में, जैसे 1991 में ये स्थापित हुआ था और इसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, और ये बुलंदशहर में है। ठीक है, ये बुलंदशहर में, आप याद रखिएगा। ठीक है, बुलंदशहर में। बाकी को भी आप मार्क कर लीजिएगा, लेकिन जो सबसे जितनी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है उनके बारे में लिख लीजिएगा, जो सबसे पहले आए हैं उनके बारे में लिख लीजिएगा, और अपने स्टेट से कोई भी संबंधित चीज़ है उसके बारे में लिख लीजिएगा। लिखना आपको सारे हैं, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाइटल इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उनके बारे में लिखना है। पॉइंट तो आपको सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कर लेना है। गुजरात का काकरापारा कर लेना है, राजस्थान का रावत भाटा एटॉमिक पावर कर लेना है, तारापुर कर लेना है, कायगा कर लेना है। ठीक है, ये कौन सा है, कलपक्कम कर लेना है। ठीक है, लेकिन आपको इन वाइटल इन्फॉर्मेशन सिर्फ उनके बारे में लिखनी है जो कि रेलेवेंट है। ठीक है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी आप मार्क कर लीजिएगा कि हरियाणा में गोरखपुर आ रहा है, गोरखपुर पावर स्टेशन आएगा, और मध्य प्रदेश में छुटका पावर प्लांट आने वाला है। ठीक है, ये भी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा और मैप में मार्क कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपकी जो शक्तियाँ हैं, क्षमता है याद करने की, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मैप पे आप अपना दिल, दिमाग, आँख, हाथ सब कुछ यूज़ कर रहे होंगे। तो वो मतलब एक तरीके से 100% कॉन्सेंट्रेशन आपका मैप बनाने में और मैप को प्रॉपरली लेबल करने में जाएगा, जिसकी वजह से आपकी वो जो मतलब रिटेंशन पावर होगी उस पर्टिकुलर कंटेंट की, वो ज़्यादा दिन तक रहेगी। तो हमने घटना चक्र के क्वेश्चन में देखा था कि इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। ये इंडिया का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है। ठीक है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बहुत लाइट होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, इसमें जंग नहीं लगती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मैलिएबल होता है, और स्ट्रांग होता है जब अलॉय फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। साथ ही साथ आप इसके और से याद रखिएगा, बॉक्साइट है, एल्यूमिना है और क्रायोलाइट है। ठीक है, ये सारे प्रोसेस में यूज होते हैं एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग में, बॉक्साइट, एल्यूमिना और क्रायोलाइट। ठीक है, बॉक्साइट रॉ मटेरियल है, बॉक्साइट ओर है, इससे निकलता है एल्यूमिनियम। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब कुछ डेवलपमेंट्स देख लेते हैं एल्यूमिनियम से रिलेटेड इंडिया में। तो इंडिया में 1937 में एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना था। ठीक है, 1937 में। इसके बाद 1938 में क्या हुआ, एक कंपनी स्टैब्लिश की गई या एक प्रोडक्शन प्लांट स्टैब्लिश किया गया, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी के नाम से, जिसको इंडाल नाम से याद रखा जाएगा। ठीक है, इंडाल, जो कि आलूपुरम केरला में स्थित है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, आपसे डायरेक्टली यही पूछेगा, स्पेशली मैच द फॉलोइंग में, कि इंडाल कहाँ पे है, हिंडाल्को कहाँ है, बाल्को कहाँ है, माल्को कहाँ है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर 1942 में एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया था जायका नगर, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1937 और 38 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान आया। सेकेंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, 1955 से 1960 तक। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान में कौन कौन से जो प्लांट्स इस्टेब्लिश किए गए थे देख रहे हैं। तो इंडाल ने क्या किया था, एल्यूमिनियम शीट्स को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था, और साथ ही साथ इंडिजिनस बॉक्साइट का यूज शुरू कर दिया था। फिर आया हिंडाल्को। हिंडाल्को जो है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, कहाँ पे ये स्थित है, रेणुकूट यूपी में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रेणुकूट यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1958 में ये बना था। ठीक है, 1958 में हमने देखा सेकेंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, 1955 से 1960 तक था।
ठीक है। बिकमिंग द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर। तो आपको याद रखना है हिंडाल्को कब बना है, 1958 में बना है। सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत बना था। कहाँ पे स्थित है, तो रेणुकूट यूपी में स्थित है। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान में कौन कौन से एल्यूमिनियम प्लांट्स आए थे देखते हैं। तो मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी आई थी 1965, मेटूर तमिलनाडु में। थर्ड 5 ईयर प्लान के कब से कब तक था, 1960 से 1965 के बीच में था। ठीक है, 1960 से 1965 के बीच में था। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी कब बनी, 1965 में, तमिलनाडु में, मेटूर में। और फिर बाल्को आए, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1965 में ही, कोरबा एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स इन छत्तीसगढ़ में। ठीक है। इसके बाद इंदाल ने अपना एक और नया प्लांट खोला था, बेलगाम कर्नाटका, 1970 में ये खोला गया था। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। अब हम लोग स्पेसिफिक प्लांट्स देख लेते हैं कि उनको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है। तो पूरी अपनी जानकारी लेके फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए हम लोग ने इंडाल देखा था सबसे पहले, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, ये इनके एल्यूमिना एक्सट्रैक्शन प्लांट है मुरी झारखंड में, स्मेल्टिंग यूनिट्स है आलूपुरम जो कि केरला में, हीराकुड उड़ीसा में है, और बेलगाम कर्नाटका में है। ठीक है, तो ये इंडाल आप याद रखिएगा कहाँ कहाँ पे है, तो इंडाल केरला में है, उड़ीसा हीराकुड में है, और बेलगाम कर्नाटका में है। ठीक है, 1938 में स्टैब्लिश की गई थी, फिर ये प्राइवेटली स्टैब्लिश की गई थी, फिर 1944 में इसको पब्लिक कंपनी बना दिया गया था। ठीक है, इंडाल कहाँ है देख लेते हैं। तो इंडाल सबसे पहले केरला आलूपुरम में है। ठीक है, हीराकुड में है। ठीक है, और कहाँ पे है, ये आपको दिख रहा है ना हिंडाल, मैप में देखिए लेफ्ट हैंड साइड कहाँ कहाँ है, हीराकुड उड़ीसा में है, बेलगाम कर्नाटका में है, बेलगाम यहाँ पे ये बेलगाम है लगभग, और ये हीराकुड है, और ये आलूपुरम केरला है। ठीक है, तो ये इंडाल हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जायके नगर आसनसोल वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, ये 1942 में स्टैब्लिश किया गया था। ये यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, अच्छा इसका नहीं दिया हुआ है। ये कहाँ से बॉक्साइट सोर्स करता है, तो रांची झारखंड से, और उचेरा मध्य प्रदेश से ये बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट साइट्स यहाँ पे हैं, यहाँ से प्रोक्यूर करता है बॉक्साइट एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आसनसोल वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हिंडाल्को रेणुकूट के बारे में बात करते हैं। तो ये यूपी में है, 1958 में स्टैब्लिश हुआ था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने देखा था। ठीक है, ये मिर्जापुर से 160 किलोमीटर दूर है। ये कहाँ से बॉक्साइट लाता है, तो लोहारदगा जो कि झारखंड की साइट है, और अमरकंटक जो कि एमपी की साइट है, वहां से बॉक्साइट क्या करते हैं ये लोग सोर्स करते हैं। पावर कहाँ से आती है, तो रिहांद डैम जो है, रिहंद डैम, बताइए रिहंद डैम कौन सी नदी पे है। तो आप ये आपको ये बताना है कि रिहंद डैम कौन सी नदी पे नहीं है, मतलब कि पावर कहाँ से लेते हैं ये, तो पावर रिहंद डैम से लेते हैं। ठीक है, पावर रिहंद डैम से लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे रेणुकूट ये है। ठीक है, ये रेणुकूट है यूपी में, यूपी एमपी के बॉर्डर पे है एकदम। ठीक है, फिर है मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी मेटूर, 1965 में स्टैब्लिश हुई थी, हमने देखा था। ये बॉक्साइट कहाँ से सोर्स करती हैं, तो बॉक्साइट शेवरॉय हिल्स से सोर्स किया जाता है। ठीक है, शेवरॉय हिल्स जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ से सोर्स किया जाता है। और मेटूर हाइडल पावर प्रोजेक्ट से क्या किया जाता है, पावर ली जाती है। ठीक है, मेटूर कहाँ है, ये देखिए एकदम साउथ में तमिलनाडु में है। ठीक है, यहाँ पे मालको है, ये देखिए मालको यहाँ पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बाल्को के बारे में बात कर लेते हैं। बाल्को कहाँ है, बाल्को छत्तीसगढ़ में है। ये देखिए बाल्को कोरबा डिस्ट्रिक्ट में, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा में है, 1965 में बनी थी। ठीक है, ये बॉक्साइट कहाँ से लेती है, तो अमरकंटक, वही शहडोल डिस्ट्रिक्ट एमपी से, एमपी में शहडोल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे अमरकंटक माइंस है, जहाँ से ये बॉक्साइट माइंस है, वहाँ से सोर्स किया जाता है और उससे एल्यूमिनियम बनता है। पावर कहाँ से आती है, कोरबा थर्मल पावर प्लांट से। ठीक है, पावर कहाँ से आती है बाल्को में, तो कोरबा थर्मल पावर प्लांट से आती है। फिर लास्ट में है नालको कोरापुट जो कि ओडिशा में है ये। ठीक है, अंगुल में है, याद रखिएगा, कई कई बार अंगुल पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। ये लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्लांट है इंडिया का, याद रखिएगा। ठीक है, ये लार्जेस्ट है, एल से याद रखिएगा, लार्जेस्ट है। ठीक है, ये नालको जो है अंगुल में स्थित है, हीरा उड़ीसा के, उड़ीसा जिले के, उड़ीसा में अंगुल जिला है, वहाँ पे स्थित है नालको, जो कि लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्लांट है इंडिया का। ठीक है, बॉक्साइट कहाँ से लाता है, तो बॉक्साइट पंचम ताली माइंस है, पंचम पटमाली लाइन से, पंचपटमली लाइन माइन से, पंचपटमली माइन से कोरापुट में, वहां से क्या होता है बॉक्साइट सोर्स किया जाता है। एल्यूमिनियम रिफाइनरी है दमनजोड़ी कोरापुट में, एल्यूमिनियम स्मेल्टर है अंगुल में, पावर फ्रॉम एंगुल पावर प्लांट। पोर्ट फैसिलिटीज कहाँ से आती है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से। ठीक है, पोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। हम लोग जापान के बारे में देख लेते हैं। जापान का ऐसा कुछ है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है। तो सबसे ऊपर सबसे पहले देख लेते हैं जापान की लोकेशन। आइलैंड कंट्री है ईस्ट एशिया में। ठीक है, इधर पैसिफिक ओशन है, ये देखिए ईस्ट में पैसिफिक ओशन है। ठीक है,
वेस्ट में सी ऑफ जापान है जिसको ईस्ट सी के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्थ में सी ऑफ ओखोस्ट है, ठीक है, नॉर्थ में सी ऑफ ओखोस्ट है, जहाँ पे कुछ आइलैंड्स है जैसे डेनकाकू, सेनकाकू, जिससे इनकी रशिया से डिस्प्यूट है, ठीक है, जापान से और रशिया, जापान की रशिया से डिस्प्यूट है। सी ऑफ ओखोस्ट में कुछ आइलैंड्स हैं जैसे डेनकाकू, सेनकाकू, ये सब कुछ आइलैंड्स हैं जिसकी वजह से इनमें डिस्प्यूट है, ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। नॉर्थ में इनके रशिया है, देख लिया है हमने, नॉर्थ में क्या है ये देखिए, नॉर्थ में ये रशिया है। वेस्ट में कौन कौन है, वेस्ट में चाइना है और साउथ कोरिया है, ठीक है, वेस्ट में ये साउथ कोरिया है, और नीचे यहाँ पे ईस्ट चाइना सी के नीचे थोड़ा सा ताइवान है, ठीक है, वो ताइवान है, तो ताइवान जो है चाइना का ही हिस्सा माना जाता है, ठीक है, तो इसलिए ये माना जाता है कि वेस्ट में साउथ कोरिया है, चाइना है और ताइवान है, ठीक है, ये साउथ वेस्ट में ईस्ट चाइना सी है, ठीक है। ये हमारे मारीटाइम बाउंड्रीज हो गई, बॉर्डर्स हो गए जापान के। जापान के मेन आइलैंड जो होते हैं कई बार हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं कौन कौन से हैं, तो सबसे ऊपर है होक्काइडो, सबसे ऊपर है होक्काइडो जो कि नॉर्दर्न मोस्ट है, होक्काइडो है, फिर हॉन्शू है, ठीक है, हॉन्शू है ये बीच में, ठीक है, मिडिल में हॉन्शू है, ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है यहाँ का। फिर शिकोकू है स्मॉलेस्ट, शिकोकू, और फिर क्यूशू सदर्न मोस्ट, ये क्यूशू है, ठीक है, ये क्यूशू है और ये शिकोकू है, तो होकाइडो, हॉन्शू, शिकोकू और क्यूशू, ये बात आप याद रखिएगा क्योंकि ऐसे मतलब अरेंजमेंट के लिए दे देते हैं कि नॉर्थ से साउथ लगाएं या साउथ से नॉर्थ लगाएं, तो आपको याद रखना है कि इनका अरेंजमेंट कैसे है। होकाइडो सबसे नॉर्थ में है, हॉन्शू उसके नीचे है, उसके नीचे शिकोकू है और सदर्न मोस्ट है क्यूशू, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं चीज़ें कैसी हैं यहाँ पे जापान में। तो सबसे पहले जो हमारा है होकाइडो है ना, होकाइडो ये सबसे बड़ा है आइलैंड, ये देखिए यहाँ पे होकाइडो है, यहाँ पे मेजर सिटी है सपोरो, ठीक है, मेजर सिटी यहाँ पे सपोरो है। आगे बढ़ते हैं और हॉन्शू की बात करते हैं, तो हॉन्शू जो है ये लार्जेस्ट आइलैंड है, यहाँ पे जो टोक्यो है कैपिटल है जापान की जो टोक्यो कैपिटल है, जहाँ पे क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुई है अभी, जिसके लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं बैकग्राउंड में, तो वहाँ पे क्या हुआ है, वो कहाँ पे है, वो हॉन्शू आइलैंड पे है, ठीक है, वो हॉन्शू आइलैंड पे है, याद रखिएगा। और माउंट फूजी भी यही है, ठीक है, माउंट फूजी जो हाईएस्ट पीक है जापान की, वो यहीं पे हॉन्शू में स्थित है, ठीक है। शिकोकू क्या है, शिकोकू स्मॉलेस्ट आइलैंड है, ठीक है, शिकोकू स्मॉलेस्ट आइलैंड है, उसके नीचे सदर्न मोस्ट हमने देखा था क्यूशू है, जहाँ पे मेजर सिटी फुकुओका है, ठीक है, ये आप देखिएगा, कोशिश करिएगा याद करने की। ये होकाइडो है, ये कांतो प्लेन्स आपसे कई बार पूछा जाता है, कांतो प्लेन्स जापान में है, ठीक है, किंकी प्लेन्स है, शिकोकू है, क्यूशू है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और वन लाइनर्स देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा, एफडीआई इन इंडियाज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर डिक्लाइंड बाय हाउ मच परसेंट, ठीक है, तो आपको बताना है कितने प्रतिशत तक इंडिया के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में एफडीआई डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, तो लगभग 30% का डिक्लाइन हुआ है, तो ₹5,000 करोड़, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज महाराष्ट्र फर्स्ट सोलर विलेज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय सीएम एकनाथ शिंदे, तो महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज कहाँ पे स्थित है आपको ये बताना है, तो ये मान्या चिवाड़ी विलेज है, पाटन तालुक में, सतारा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, मान्या चिवाड़ी विलेज, पाटन तालुक, सतारा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सीएजी की बात करते हैं, तो सीएजी ने अभी क्या किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किसके साथ, रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान के साथ, ठीक है, तो इतना नहीं याद रखना है, ऐसे बहुत ही माइन्यूट चीज़ें नहीं पूछते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रहती है न्यूज़, जो काफ़ी दिनों तक न्यूज़ में बनी रहती है, वैसी न्यूज़ पूछी जाती है, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है विच एआई चैटबॉट वाज लॉन्च बाय सेबी फॉर इन्वेस्टर्स, तो सेबी ने कौन सा एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, सेवा, ये बात याद रखिएगा, सेवा। इंडिया की ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में क्या पोजीशन है आप ये बताइए, तो इंडिया की जो है, इंडिया की 8वीं पोजीशन है ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में, लगभग $52 बिलियन जो है इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किया था $52 बिलियन का, ठीक है। सबसे पहले पे यूएस है शायद, सेकंड पे यूरोपियन यूनियन है, थर्ड पे ब्राज़ील है, एक बार आप रैंकिंग चेक करके हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर आपसे पूछ रहा है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, उसमें इंडिया की क्या रैंक है, तो उसमें इंडिया की रैंक है 39th पोजीशन, ठीक है, याद रखिएगा 39th पोजीशन है इंडिया की रैंक, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड किसको मिला है, तो वी वेदचलम को मिला है, तो वी से वेंकैया और वी से ही वेदचलम, ठीक है, तो आप ऐसे याद रख लेंगे इस अवार्ड को, वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड वी वेदचलम साहब को मिला है। आगे बढ़ते हैं, विच इंडियन ग्रुप कैप्टन्स वर सेलेक्टेड फॉर एक्सियम मिशन टू द ISS, ठीक है, एक्सियम 4 मिशन है, शायद नासा का मिशन है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएगा, तो आपको बताना है कौन वो 2 ग्रुप कैप्टन्स हैं इंडिया के जो कि इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो शुभांशु शुक्ला है और प्रशांत बालकृष्ण नायर है, ठीक है,
शुभांशु शुक्ला हैं और प्रशांत बालकृष्णन नायर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं हु वन 2024 बेल्जियन ग्रैंड प्री। बेल्जियन ग्रैंड प्री किसने जीती है? तो लुइस हैमिल्टन साहब ने जीती है। बहुत बेहतरीन प्लेयर है, मतलब बहुत बेहतरीन एक ड्राइवर है, बहुत तगड़ा ड्राइवर है। कभी आप इनका गेम देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है कि इंडिया मेंस एशिया कप 2020 फॉर्मेट कब होस्ट करेगा? तो 2025 में, अगले साल जो है इंडिया होस्ट करेगा मेंस एशिया 2020 फॉर्मेट का कप। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहे हैं विच इंडियन डुओ वन ब्रोंज इन 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट एट पेरिस ओलंपिक्स। ठीक है, पेरिस ओलंपिक्स को तो आप एकदम रट्टा मार लीजिए, जितने भी इवेंट हुए हैं जिसमें भी इंडियन पार्टिसिपेशन है, मतलब इंडियन यहाँ पे जीते हैं, वो तो आप याद ही रख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको बताना है इंडियन मिक्स टीम इवेंट में कौन जीता है एयर पिस्टल में, उसमें कौन कौन से प्लेयर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से प्लेयर्स हैं, कौन कौन से हैं उसमें? तो मनु भाकर है, आप इनको जानते होंगे, और सरबजोत सिंह है। ठीक है, मनु भाकर और सरबजोत सिंह है। मनु भाकर पहली इंडियन बनी है जिन्होंने ओलंपिक्स में 2-2 गोल्ड मेडल जीते हैं, एक ही ओलंपिक्स में 2-2 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं, ये पूछ रहे हैं आपसे हु बिकेम इंडिया यंगेस्ट बॉक्सिंग रेफरी एट पेरिस ओलंपिक्स। ठीक है, यंगेस्ट बॉक्सिंग रेफरी कौन है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलान साई अशोक। लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलान साई अशोक जो है ये यंगेस्ट बॉक्सिंग रेफरी बने थे पेरिस ओलंपिक्स में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा अनयूजुअल सा क्वेश्चन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। थीम पूछ रहे हैं आपसे वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स 2024 की। तो थीम क्या है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स 2024 की? लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, लीव नो चाइल्ड बिहाइंड अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहे हैं आपसे हु वाज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम पेरिस ओलंपिक 2024 टू मीट वेट रिक्वायरमेंट्स। ये तो काफ़ी न्यूज़ में भी था, काफ़ी दिनों तक चर्चा में बना हुआ था। विनेश फोगाट। ठीक है, ये क्या हुआ था, ये जो 50 किलो वाला जो रेंज होती है उसमें ये आगे निकल, मतलब इनका वेट ज़्यादा था, जिसके लिए इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। फिर आपसे पूछ रहे हैं विच टीम वन ब्रोंज इन मेंस हॉकी एट पेरिस 2024 ओलंपिक्स। ठीक है, तो इंडिया ने ब्रोंज जीता था, इंडिया की हॉकी की मेंस टीम ने जो है ब्रोंज जीता था इंडिया की हॉकी टीम ने, मेंस हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक्स में। किसको हरा के? शायद जर्मनी को हरा के। ठीक है, आप हमको ये कंफर्म करके बताइएगा जर्मनी को हराया है या ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज इंडियाज को फ्लैग बेयरर्स एट पेरिस क्लोजिंग सेरेमनी। क्लोजिंग सेरेमनी में कौन को फ्लैग बेयरर्स है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन हैं, अरे सॉरी, आप आंसर्स हैं PR श्रीजेश और मनु भाकर। ठीक है, PR श्रीजेश और मनु भाकर जी जो है इंडिया की क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बेयरर्स थे। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा रहा है नए कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बने हैं। तो नए कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं TV सोमनाथन साहब। ठीक है, TV सोमनाथन। फिर आपसे पूछा जा रहा है NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं। तो राजकुमार चौधरी बने हैं। ठीक है, राजकुमार चौधरी साहब जो हैं NHPC लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। चलिए हम लोग पेरिस ओलंपिक्स के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं एज अ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम ओलंपिक्स के बारे में कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा एडिशन था ओलंपिक्स का। तो 33rd एडिशन था ओलंपिक्स का, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ खेला गया है? तो खेला गया है पेरिस में। ठीक है, पेरिस में खेला गया है। पेरिस ने इसको तीसरी बार आयोजित किया था। इससे पहले 1900 में और 1924 में ऑर्गेनाइज कर चुका है पेरिस। ठीक है, डेट क्या है? डेट देख लीजिए, 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में खेला गया था। 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में 2024 में ओलंपिक्स खेल का आयोजन हुआ था। थीम क्या थी? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट इस बार की थीम थी। मैस्कट क्या था? शुभांकर फ्रिजेस, याद रखिएगा, फ्रिजेस ऑफिशियल मैस्कट थे पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स के। कितने स्पोर्ट खेले गए हैं? तो 32 स्पोर्ट खेले गए हैं। ठीक है, 32 स्पोर्ट खेले गए हैं, याद रखिएगा। इससे पहले ओलंपिक्स कहाँ हुआ था 2020 में? तो 2020 में टोक्यो में हुआ था, और अगला ओलंपिक जो है लॉस एंजल्स यूनाइटेड स्टेट्स में खेला जाएगा 2028 में। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंडियन स्टेट की कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंडिया में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, इंडिया में कौन कौन ओलंपिक्स में गया था, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स जो थे वो इंडिया से 117 इंडियन एथलीट्स गए थे। ठीक है, 117 इंडियन एथलीट्स गए थे ओलंपिक्स में भाग लेने। शेफ डे मिशन कौन थे? तो शेफ डे मिशन गगन नारंग जी थे, याद रखिएगा, गगन नारंग। टॉर्च बेरर कौन थे? अभिनव बिंद्रा जी टॉर्च बेरर थे।
ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर्स कौन थे? तो पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन से एसोसिएटेड है, और शरद कमल जो कि टेबल टेनिस से एसोसिएटेड है, वो ओपनिंग सेरेमनी फ्लैग बेयरर्स में पार्टिसिपेट किए थे। क्लोजिंग सेरेमनी में कौन कौन थे? मनु भाकर जो कि शूटर हैं, और प्रिया श्रीजेश जो कि मेंस हॉकी के क्या है, ये वो थे, इन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया, और प्रिया श्रीजेश गोलकीपर थे, हॉकी गोलकीपर थे। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन से इवेंट में मेडल आया है इंडिया के पास। तो सबसे पहले मनु भाकर ने मेडल जीता था ब्रोंज 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में। फिर मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिलकर जीता था ब्रोंज मिक्स्ड टीम इवेंट में, जिसमें 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग थी। उसके बाद स्वप्निल कुशाले ने ब्रोंज जीता था मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ये 50 मीटर वाले हैं, और मनु भाकर और सरबजोत सिंह जो है 10 मीटर वाले एयर पिस्टल में पार्टिसिपेट किए थे। इंडिया की मेंस हॉकी टीम ने जीता था ब्रोंज। ठीक है, ब्रोंज जीता था इंडिया की मेंस हॉकी टीम ने। नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर जीता था मेंस जैवलिन थ्रो में, ये तो पता ही होगा आपको। और अमन शेरावत जी ने ब्रोंज जीता था मेंस 57 केजी रेसलिंग में। ठीक है, आपको ये रेंज याद रखनी है, 57 केजी रेसलिंग में। तो इंडिया के पास टोटल कितने कितने मेडल्स आए थे? 7 मेडल्स, एक यहाँ से, 2 यहाँ से, 3, एक 4, एक 5, एक 6, एक 7, एक सिल्वर और 6 ब्रोंज, टोटल 7 आए थे। ठीक है, अब मेडल टैली देख लेते हैं जरा। तो सबसे ऊपर मेडल टैली में थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिन्होंने 126 मेडल जीते थे। ठीक है, 126 मेडल जीते थे किसने? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, जिसमें लगभग 40 गोल्ड मेडल थे, बाप रे बाप। ठीक है, इनके पीछे पीछे जो थे, इनके पीछे चाइना थी, जिन्होंने 91 मेडल जीते थे। ठीक है, 91 मेडल जीते थे। चाइना के बाद है जापान, जिन्होंने 45 मेडल जीते थे और 20 गोल्ड मेडल जीते थे। इंडिया जो कि 71st पोजीशन पे था, उन्होंने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है, और सिल्वर मेडल एक जो कि जैवलिन थ्रो में आया था, बाकी 5 ब्रोंज मेडल जीते थे, और टोटल मेडल जो जीते गए थे वो 6 जीते गए थे। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा।